आदाब। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात में इस्तकबाल है आप तमाम दोस्तों का। मैं हूं शमीम उस्मानी। दोस्तों, रिश्ते कहते हैं दिल से बनते हैं, लेकिन लोग उन्हें निभाते जिस्मों से हैं। मिलना जुलना ये रिश्तों की जिंदा होने की अलामत है, लेकिन रिश्ते हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं और वो रिश्ते बड़े देरपा होते हैं जो दिलों में होते हैं, जहां फासलों का कोई तसव्वुर नहीं होता। फासले जो हैं जिस्मानी जरूर होते हैं, लेकिन दिलों में वो फासले नहीं रहते। हमें भी ऐसे ही रिश्तों को अपनी दिलों में जगह देनी चाहिए जो बड़े मुस्तहकम हैं, जो बड़े पाक हैं, जो मोहब्बत से पुर हैं, क्योंकि वो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। अब मैं आपको अपनी ही एक मिसाल दूं। मेरे एक दोस्त हैं अलीगढ़ में, जो पिछले 40 साल से मेरे दोस्त हैं। हम मुद्दत तो नहीं मिलते, मुद्दत तो हमारे दरमियान गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन जब कभी हम मिलते हैं, जब कभी हमारी मुलाकात होती है, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कभी जुदा हुए थे। बिल्कुल लगता है कि जैसे साथी थे, और रिश्ता तो वही होता है जो हमेशा दिल में साथ लिए फिरते हैं हम लोग। आज ऐसे ही रिश्तों को निभाने की जरूरत है। ऐसे ही रिश्ते निभाइए, मोहब्बतें बखेरिए, तो आपको मोहब्बतें ही मिलेंगी। मोहब्बतें बांटते रहिए, मोहब्बतें बांटने से बहुत ज्यादा मोहब्बतें बढ़ेंगी। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नावाबस्ता ममालिक की वर्चुअल समिट से खिताब। कहा, कोरोना की वबा से मुकाबला कर रही है सारी दुनिया, लेकिन चंद ममालिक हवा दे रहे हैं दहशतगर्दी और अफवाहों को। अपने शहरियों को वापस लाने का अमल 7 मई से शुरू करेगा भारत। दुबई में 2 लाख अफराद ने किया सफारत खाने से राब्ता। लॉकडाउन के दौरान फंसे हजारों अफराद 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए पहुंचे अपने ठिकानों तक। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद गुज़श्ता पीर के रोज पहली बार 1000 से ज्यादा। भारत में जांच के बाद अब तक 10 लाख में सिर्फ 42,000 पाए गए कोरोना के शिकार। जरूरत पड़ने पर एक दिन में किए जा सकते हैं 75,000 टेस्ट। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद एक निजी कंपनी के इश्तराक से फेफड़े में कोरोना के जरसूमे की जांच करेगा। इससे इलाज के लिए वैक्सीन की तलाश होगी आसान। चीन के तईं अदावत के बढ़ते रुझान से मुल्क की मईशत पर मुरत्तब हो सकते हैं गहरे असरात, चीनी माहिरीन का ख्याल। आलमी रहनुमाओं ने किया कोविड-19 की वैक्सीन की दरियाफ्त के लिए $8.2 बिलियन की रकम मुख्तस करने का अहद। और मईशत को संभालने के लिए 2 माह के लॉकडाउन के बाद इटली ने आर्जी तौर पर हटाई पाबंदियां। खबरों का खुलासा सामीन अभी आप सुन रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंच रही है। मैं सबीहा, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, एकदम क्यूट सा आदाब है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते जी। कैसे मिजाज हैं आप सबके? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, और बस इतना कहूँगी कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ। ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूँ। क्योंकि जब एक बार बात शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद ये समझ में ही नहीं आता है कि उस बात को ख़त्म कहाँ किया जाए। बात से बात निकलती चली जाती है और फिर बात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सच में यही दिल करता है कि आप लोगों से जब एक बार बात शुरू होती है तो दिल चाहता है और बातें की जाएं, कोई और कहानी छेड़ी जाए, कोई और फसाना सुना जाए, वगैरह वगैरह। खैर, आज तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम में अपनी 2 प्यारी बहनों को सलाम दे रही हूँ। दोनों लिसनर हैं हमारी, बहुत रेगुलर हैं। रश्मि है और साथ में गंगा बहन है। दोनों ही गुजरात से हैं और दोनों के नाम है ये प्यारा सा शेर। इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई हैं। मतलब इलाही मतलब गॉड, ईश्वर, जो भी आप उन्हें कहना चाहें। इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई हैं कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के काबिल है। यानी इतनी प्यारी सूरतें हैं कि दिल चाहता है कि उन्हें कलेजे से लगा लिया जाए, अपने
दिल से लगा लिया जाए, अपने जिगर से लगा लिया जाए। ये आप दोनों के नाम था शेर। अरे ज़रा सा मुस्कुरा तो दीजिए भाई, इतना प्यारा सा शेर आपको सुनाया हमने। वैसे अकबर इलाहाबादी साहब का ये शेर था। और जहाँ तक बात चली है खूबसूरती की, तो चलिए कुछ और लेडीज़ को भी यहाँ पर सलाम कर लिया जाए। इश्क वाला, एकदम प्यारा सा लव वाला, मोहब्बत वाला, ये वो खूबसूरत ख़वातीन हैं पूरी कायनात में, या कहिए पूरे ब्रह्मांड में, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 6 मर्तबा हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। जी जनाब, सन 1951 में शुरुआत हुई थी मिस वर्ल्ड एजाज की, और ये एजाज 6 बार हिंदुस्तान के नाम रहा। हम सभी जानते हैं कि बड़ा खिताब है, और यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है, मतलब लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। जो कंट्री है शुरुआत करने वाली इसकी, वो है यूनाइटेड किंगडम। और 1951 से लेकर ये लगातार जारी है। 1966 का ज़माना था जब रीता फारिया ने ये खिताब, या कहिए मिस वर्ल्ड का क्राउन, अपने माथे पर सजाया था। बहुत ही सिंपल लाइफ जीती हैं अब रीता फारिया। हालांकि देखा ये जाता है कि खूबसूरत लेडीज़ हैं और इतनी शोहरत याफ्ता हैं, इतना नाम कमाया हो, तो कहीं ना कहीं ग्लैमर की दुनिया से वाबस्ता हो जाती हैं। लेकिन रीता ने अपने लिए बहुत ही सिंपल लाइफ चुनी थी। पेशे से डॉक्टर हैं, और कोई कह नहीं सकता है कि किसी ज़माने में ये खूबसूरत लेडी ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। और उसके बाद फिर दूसरी बार ये क्राउन हिंदुस्तान आया 1994 में। ऐश्वर्या राय बच्चन, बहुत ही जाना माना नाम, बहुत ही जाना माना चेहरा, मॉडल रही हैं और बहुत सारी हिंदुस्तानी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी नाम है उनका। और उनके बाद 1997 में, 1997 में ये थी डायना हैटन। इन्होंने ये खिताब एक मर्तबा फिर अपने नाम किया, और हिंदुस्तान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। और ये भी एक जाना माना सा चेहरा है, एंग्लो इंडियन है, मॉडल रही हैं। इसके अलावा मिस वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो ये मिस एशिया ओशियाना और मिस फोटोजेनिक का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। 1999 का दौर था, और ऐसे में युक्ता मुखी ने एक बार फिर अपने माथे पर सजाया था मिस वर्ल्ड का खिताब। ये भी हमारे पर्दा सीमी से वाबस्ता रही हैं, छोटे बड़े पर्दे पर कई बार देखी गई हैं युक्ता मुखी। और फिर सन 2000, और 2000 में ये खिताब हिंदुस्तान लेकर आई थी प्रियंका चोपड़ा। हिंदुस्तानी फिल्म सनत का एक बहुत ही मकबूल चेहरा, न सिर्फ बॉलीवुड का बल्कि हॉलीवुड में भी काफ़ी चर्चा में रही प्रियंका चोपड़ा। और उसके बाद 2017, जी जनाब, 2017 में एक बार फिर हिंदुस्तान ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, और यहाँ पर इस वक्त थी मनुषी छिल्लर। उन्होंने हिंदुस्तान को ये एजाज़ दिलवाया था। तो इस तरह ये मिस वर्ल्ड का जो क्राउन है, ब्यूटीफुल लेडीज़ एक नहीं, दो नहीं, 6 मर्तबा अपने नाम कर चुकी हैं। सबसे ज़्यादा खिताब पाने वालों में हिंदुस्तान का भी नाम है। वैसे यूके का भी इसमें नाम है, वहाँ भी ये क्राउन जो है 6 बार जा चुका है, और उसी की बिल्कुल बराबरी पर है प्यारा हिंदुस्तान। खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए सामीन जहाँ और बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं, अपनी सेहत का, अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है, वहीं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सबसे ज़्यादा अपने वज़न पर कंट्रोल रखें। क्योंकि जो मोटापा है, ओबेसिटी जो है, वो खुद एक बड़ी बीमारी है और कई दूसरी बीमारियों की वजह बन जाती है। कैसे बचें इससे, चलिए इसी पर अब सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर असफर अली है। मैं लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने अपनी फेलोशिप सर गंगाराम हॉस्पिटल से की, और अब मैं आयुष्मान हॉस्पिटल द्वारका में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में, जो आज इंडिया में और वर्ल्ड ओवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसका रेट बढ़ता जा रहा है बाय एवरी ईयर। कारण कई हैं, बट मेन कारण है
हमारा फूड पैटर्न जिसमें फास्ट फूड अब हम ज़्यादा खाने लगे हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज। माइल्ड ओबेसिटी को हम ट्रीट कर सकते हैं डाइट से और अच्छे लाइफस्टाइल से, यानी एक्सरसाइज, वॉकिंग से। बट जैसे ये ओबेसिटी बढ़ती जाती है और मॉडरेट टू सीवियर ओबेसिटी बनती जाती है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स जो एक नॉर्मल इंसान का 18 से 24 होना चाहिए, जब ये 30 के ऊपर चला जाता है तो डाइट और एक्सरसाइज से उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता जाता है और ड्यूरेबिलिटी कम होती जाती है इस मैनेजमेंट की। इसीलिए जब ओबेसिटी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पे पहुंच जाती है तो हमें दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आज की डेट में सबसे फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है बेरियाट्रिक सर्जरी। आप सबने सुना होगा। ये कोई चर्बी कम करने वाली या लाइपोसक्शन वाला ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें दूरबीन के द्वारा, जैसे हम गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं, उसी तरीके से हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, जिसमें पेट का साइज को छोटा कर दिया जाता है या अंदर जो पेट और आंतों का आर्किटेक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। इस वजह से भूख भी कम हो जाती है और जो खुराक होती है, जो डाइट होती है, जैसे अगर हम 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते थे, तो आफ्टर ऑपरेशन आधी या 1 रोटी में ही पेट भर जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका इफेक्ट होता है, ये एक बॉडी में हार्मोनल और केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है ऑपरेशन के बाद, जिसके वजह से मोटापे के साथ साथ लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ों पे भी कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है। 80 to 90% पेशेंट्स सर्जरी के बाद या तो उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती आफ्टर सर्जरी, या अगर इंसुलिन या कई दवाइयों पे कई साल से थे तो उनकी ज़रूरत कम पड़ जाती है, यानी उनका डोज या नंबर ऑफ दवाइयाँ कम हो जाती है। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे है। जैसे जैसे वज़न कम होता जाता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बेहतर होता जाता है इस ऑपरेशन के बाद। आफ्टर सर्जरी विदिन 1 मंथ 80 to 90% लोगों के खर्राटे पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्जरी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं और मेल्स में फर्टिलिटी भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। कई पेशेंट्स जिनको घुटना बदलने की सलाह दी गई होती है, आफ्टर ऑपरेशन शायद उनको वो भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर कोई इंसान 100 किलो या 120 किलो का है जिसको हम वापस 60 या 70 किलो पे ला सकें, तो ये जो 40-50 किलो जो एक्स्ट्रा वज़न है, अगर वो हम हटा सकें तो जाहिर सी बात है कि घुटनों पे काफ़ी कम लोड पड़ता है, जिसकी वजह से घुटने बच। ऑपरेशन का कॉस्ट बाकी ऑपरेशंस जैसे गॉल ब्लैडर हो गया या अपेंडिक्स हो गया उससे ज़्यादा होता है, बिकॉज इसमें कई स्टेपलर्स यूज़ होते हैं। बट रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि अगर इस ऑपरेशन कॉस्ट को हम कंपेयर करें, जो दवाइयाँ, जो डॉक्टर्स की विजिट मोटापे के लिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ के लिए जो आगे अगले आने वाले 3 से 4 या 5 सालों में जितना खर्च होता है इन चीज़ों पे, अगर उसको हम कंपेयर करें ऑपरेशन के कॉस्ट और उसके इफ़ेक्ट से, तो ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑपरेशन बन जाता है। सो इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा टू कंक्लूड कि ओबेसिटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हो जाए, तो ये एक डिज़ीज़ मानी जाती है, जिसके साथ साथ बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस भी अपना घर कर लेती हैं ह्यूमन बॉडी में, और इसको ट्रीट करना एक चैलेंजिंग चीज़ है और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो लीजिए साहब, डॉक्टर ने बता दिया कि ज़्यादा बैठिए नहीं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए, वरना मोटापा बढ़ जाएगा और फिर बहुत सारी बीमारियाँ आपके जिस्म को अपना घर बना लेंगी। जी हाँ, जिस्म को एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी बहुत चहलकदमी करें, अपनी जिस्म को एक्टिव रखें, कोई ना कोई खेल घर में ज़रूर खेलें, और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उछल कूद ही कर लीजिए घर में। हाँ, बच्चों के साथ ही सही, क्या हर्ज है।
अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सेहतमंद रहें, आपका जिस्म तरोताज़ा रहे, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। और जाहिर है दिमाग को ताजगी के लिए और दिमाग की तरोताज़ा करने के लिए हमेशा शायरी एक बेहतरीन जरिया साबित हुई है। तो पेश खिदमत है कलाम शायर, और आज के हमारे शायर हैं जनाब अमित बजाज। नमस्कार। वबा के इस वक्त में मैं अमित बजाज आपके सामने अपने कुछ अशार लेकर हाजिर हुआ हूँ। वबा का एक बहुत मुश्किल दौर है जिससे हम लोग सब गुज़र रहे हैं। अब ऐसे में यही गुजारिश करूँगा कि अपने घर में रहिए और सेफ रहिए। ये आसान नहीं है। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं बाहर जाऊँ, घूम के आऊँ एहतियात से, लेकिन थोड़ा बहुत घूमूँ, मिलूँ, अपना कुछ काम है तो वो कर आऊँ, या वैसे ही टहल के आऊँ। लेकिन ऐसे में मीर का एक शेर मेरी बहुत मदद करता है। तो मीर कहता है कि मीर आमदन भी कोई मरता है, मीर आमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यारे। एक गज़ल मुलाहिज़ा कीजिए। गुफ्तगू एक पल रुकी भी नहीं, गुफ्तगू एक पल रुकी भी नहीं, बात करनी थी जो हुई भी नहीं। ऐसे देखो तो सब अधूरा है, ऐसे देखो तो सब अधूरा है, वैसे देखो तो कुछ कमी भी नहीं। हम बुझाएंगे, हम बुझाएंगे, हम बुझाएंगे, हम बुझाएंगे आग जो ठीक से लगी भी नहीं। रब टूटा तो टूट जाने दिया, रब टूटा तो टूट जाने दिया, जिस्म के साथ रूह थी भी नहीं। हम और आप एक गज़ल का चरबा है, हम और आप एक गज़ल का चरबा है, वो गज़ल जो अभी हुई भी नहीं। मुझसे एक शिकवा है ज़माने को, मुझसे एक शिकवा है ज़माने को, चाल पूछी भी और चली भी नहीं। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और मुलाहिज़ा कीजिए कि ये उनकी आँखों में अक्सर दिखाई देता है, ये उनकी आँखों में अक्सर दिखाई देता है कि हमको आपसे बेहतर दिखाई देता है। जिसे निकाल के लाए थे रोशनी में हम, जिसे निकाल के लाए थे रोशनी में हम, अब उसका साया भी हम पर दिखाई देता है। अजीब हैं मेरी आँखें उसी को ढूंढती हैं, अजीब हैं मेरी आँखें उसी को ढूंढती हैं जो बंद आँखों से बेहतर दिखाई देता है। शेर देखिए कि छुपेगा क्यों कोई अपनी बनाई दुनिया से, छुपेगा क्यों कोई अपनी बनाई दुनिया से, दिखाई देता है, अक्सर दिखाई देता है। कभी कभी मैं ये आँखें अमल में लाता हूँ, कभी कभी मैं ये आँखें अमल में लाता हूँ, ज़्यादातर मुझे छू कर दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हिंदुस्तान एक कदीम सकाफत वाला मुल्क है। हमारी तहजीब और हमारी सकाफत सदियों पुरानी है, सदियों पुरानी यहाँ वो रीति रिवाज हैं जो बहुत मजबूत हैं, जिनकी इनफरादियत आज भी बरकरार है। अगर इन रीति रिवाजों की बात की जाए तो रक्स यहाँ की
तहजीब में रचा बसा है। रक्स यानी डांस, जी हाँ, बहुत मुख्तलिफ किस्म के डांसेस हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म के रक्स यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग इलाकाई रक्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे रक्स हैं जो बहुत पुराने हैं, बहुत कदीम हैं और बहुत हमारी तहजीब से करीब के हैं। इन्हीं में एक रक्स है कथक। कथक डांस क्या है, क्या उसकी तारीख है और किन किन लोगों ने इसको सराहा है, फरोग दिया है, आइए सुने आज के तारीख साज प्रोग्राम में। ये तोहफा है हमारे उन तमाम सामीन के लिए जो उर्दू सर्विस के पुराने सुनने वाले हैं। आवाज ए जब्बार साहब की है। जमाने में कथक को रामायण और महाभारत की दास्तानें सुनाने के लिए काम में लाया जाता था। शुरू में इन दास्तानों का बयान सादा इशारों पर मुश्तमिल था और बाद में इन इशारों और हरकत ने एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर ली और फन रक्स की एक सिन्फ वजूद में आ गई। इसके दो बड़े जुज़ हैं, नृत्य यानी रक्स और अभिनय यानी चेहरे के उतार चढ़ाव से जज्बात और एहसासात का इजहार। ये सिन्फ रक्स राजाओं और उमरा की सरपरस्ती में मकबूल खास व आम बनी। इसकी बड़ी देवमालाई हैसियत थी, लेकिन तहजीबों के इम्तजाज के साथ साथ वो बात कम होती चली गई और इसमें तफरीह और लुत्फ के साथ जमालियाती कैफियत बढ़ती गई। कथक के रवायती अंदाज में जिस्म को बिल्कुल सीधा रखा जाता है, मगर लोच लचक भी कायम रहती है। दायां हाथ सर के ऊपर रहता है और बायां हाथ सामने होता है। आंखें गर्दन और हाथों की हरकत के साथ चलती हैं। हरकत के इख्तिताम पर रक्कास चारों तरफ घूमता है, फिर परनगत और तोड़ों से काम लिया जाता है। गत मुतवाजिन चाल को कहते हैं। परम चक्र का नाम है और तोड़ा ड्रामाई तसलसल का मुतरादिफ है। रक्कास को ताल पर पूरी कुदरत होनी चाहिए, इसके बगैर रक्स कामयाब नहीं हो पाता। ताल की बेशुमार किस्में हैं, ज्यादातर 3 ताल से काम लिया जाता है। कथक में संगीत के लिए तबला और सरंगी से काम लिया जाता है। पहले पखावज का रिवाज था, मगर अब वो तब्दील हो गया है। रक्कास बिलुमूम राजपूती लिबास और वो भी शुरफा का लिबास पहनता है, चूड़ीदार पाजामा और बारीक कपड़े का चोगा। औरतें घेरदार लहंगा पहनती हैं। लखनऊ इस रक्स का बहुत बड़ा मरकज है। बाज मुसन्निफीन ने इसे हिंदू और मुगल फन का मिला जुला रक्स करार दिया है। इब्तदा में तो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बाद में इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस रक्स में मजहबी उन्सुर गालिब है और वो भी हिंदू मजहब का। दौरे हाजिर में श्री कृष्ण जी की जिंदगी के दिलचस्प वाकयात, मसलन मक्खन चुराना, मटकियां फोड़ना, रासलीला करना, नाक पर सवारी, उंगली पर पहाड़ उठाना, ये सब रंग इस रक्स में दिखाए जाते हैं। ज्यादा तफरीही अंदाज गजल और दादरे के साथ रक्स का है, जो खुशी की तकारीब पर पेश किया जाता है। लखनऊ में 2 खानदान इस रक्स के 2 बड़े माहिर गुजरे हैं, एक बिंदादीन महाराज और एक फजल हुसैन का। बिंदादीन ने बहुत सी ठुमरियां और भजन भी तसनीफ किए थे, जो रक्स के लिए बहुत मौजू थे। उनके भाई कालकादीन खुद तबले पर उनकी संगत करते थे। उनके वालिद ठाकुर प्रसाद अल मारूफ भैरव महाराज लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी रक्कास थे। उनके वालिद प्रकाश महाराज एक जोगी के शागिर्द थे। प्रकाश महाराज आसिफुद्दौला नवाब लखनऊ के दरबारी रक्कास थे। बिंदादीन महाराज के शागिर्दों में हिंदू, मुसलमान, मर्द और औरत बगैर इम्तियाज के दाखिल थे और उनका घराना कौमी यकजहती का एक नादिर नमूना था। कथक रक्स के 2 घराने हैं, एक लखनऊ का और एक जयपुर का। कथक में अभिनय पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जयपुर के घराने को जिंदा रखने वालों में जानकी प्रसाद का नाम काबिल जिक्र है। शंभू महाराज, लच्छू महाराज और मरहूम अच्छन महाराज ने लखनऊ की रवायात को ताज़ा रखा। सुंदर प्रसाद सोहनलाल और मरहूम जयलाल महाराज ने जयपुर की रवायत का नाम रोशन किया। नवाबों और राजपूत राजाओं ने इस फन की सरपरस्ती की। लखनऊ में वाजिद अली शाह का ज़माना तो रक्स और ड्रामे के उरूज का ज़माना था, क्योंकि वाजिद अली शाह को इन बातों का शौक भी था और वो इनमें हिस्सा भी लेते थे। तो चलिए साहिबों, गुफ्तगू करते करते यानी प्रोग्राम का वक्त अब ऐसे मकाम पर आ गया है, हम लोग ऐसे मकाम पर आ गए हैं जहाँ गुफ्तगू होती है अपने सामीन की, यानी कि अपने सामीन के जरिए अपने प्रोग्राम के बारे में तासुरात सुनते हैं
और अपने बारे में भी तासुरात सुनते हैं। जाहिर है कि अपनी तारीफ सुनना किसको बुरा लगता है। बहरहाल आज हमारे साथ हमारे सामने मौजूद हैं बराड़ा माला के रवि कुमार राहुल जी। सभी मेरे उर्दू सर्विस सुनने वाले दोस्तों को और तमाम उर्दू सर्विस की पूरी टीम को सलाम अलैकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस बात पर कोई मुस्कुरा दे, बात बस वही खूबसूरत है। थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, पर दोस्तों ये गुजरती भी नहीं आपके बिना। ठीक इसी तरह ही उर्दू सर्विस हमारी ज़िंदगी है, हम इसके बिना रह नहीं सकते। हम उर्दू सर्विस से बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे जब तक इस तन में जान है। मैं बहुत ही लगाव के साथ उर्दू सर्विस को सुनता हूं और उर्दू सर्विस से बहुत कुछ हमने सीखा है। और जो ये महामारी की कोरोना की जो बीमारी है, इस संकट घड़ी में भी उर्दू सर्विस ने यूट्यूब पर अपनी जो सर्विस है वो जारी रखी है। हम दोस्तों की जो मन की भावना है वो अक्सर इस सर्विस में सुनने को मिलती हैं और दोस्तों को जो उनकी शक्ल है वो भी देखने को हमें मिलती है। बहुत अच्छा लगता है इस घड़ी में। दोस्तों मैं यही कहता हूँ, पहुँच गई है गिनती हजारों में, इसे लाखों में मत होने दो। रुक जाओ अपने घरों में, वतन को राख मत होने दो। दोस्तों थाम लो अपने पाँवों को और इस देश को बचाओ। यही एक हमारी देश सेवा है। आप अपना घर पर रहिएगा अपने परिवार के साथ और इस बीमारी को दूर करने के लिए सिर्फ एक यही इलाज है कि हम अपने घर पर रहें। घर पर रहकर ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत टाइम से उर्दू सर्विस से जुड़ा हूँ और बराबर इस सर्विस से जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहूँगा। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आपका अपना दोस्त कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल। शुक्रिया दोस्तों। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ और अब हम आ गए हैं अपने उस पड़ाव पर जहां हमें और आपको होना है जुदा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपके लिए और आपके अपनों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिएगा, हाथ बार बार धोते रहिएगा और बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलिएगा। जी हाँ, ये बातें ऐसी हैं जिन्हें यकीनन आप अब फॉलो करने लगे हैं। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कीजिए क्योंकि ज़रूरी है आपके और हमारे के लिए। और हाँ, कल का प्रोग्राम यानी बुधवार का प्रोग्राम हमारा लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा। हमारे सामीन तवज्जो से इस बात को नोट कर लें। फिलहाल अपनी मेज़बान शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।